हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अभ्र सिद्धांत। तो देखो, ये जो सिद्धांत है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एटम के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि एटम बॉल शेप होता है, गोल। तो उस बॉल शेप स्ट्रक्चर को कंप्लीट एक्सप्लेन किया गया है इस थ्योरी में, इस कॉन्सेप्ट में। इसमें यह बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ 3 डायमेंशनल मोशन करता है, अर्थात कभी न्यूक्लियस के पास तो कभी दूर जाता है। और इस तरह के मोशन के कारण वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस रीजन बनाता है जहां पर उसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है, अर्थात उस रीजन में वो मैक्सिमम टाइम रहता है। उस रीजन को बोला गया है ऑर्बिटल। और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह का 3 डायमेंशनल मोशन करते हैं तो बहुत सारे ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। और जब ये ऑर्बिटल्स इकट्ठे होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ तो एक प्रकार का क्लाउड या एक प्रकार का धुआं सा बना दिखता है, जिसके कारण ही एटम कैसा दिखता है, बॉल से 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है ये कि एन इलेक्ट्रॉन कुड बी मूव्स एनीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस इन 3 डायमेंशनल स्पेस लाइक फ्लाई मूव्स इनसाइड द एयर फिल्ड बैलून। मतलब ये कह रहा है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन उसी तरह से मोशन करता है जैसे कि एक एयर फिल्ड बैलून के अंदर एक मक्खी क्या कर सकती है, मोशन कर सकती है। तो उस तरह का मोशन चलता है। ड्यूरिंग दिस मोशन इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स 3 डायमेंशनल रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हिच इज कॉल्ड ऑर्बिटल। मतलब इस तरह के मोशन के कारण न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है एक स्पेस रीजन बनता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन ऑर्बिटल्स देन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म्स अराउंड द न्यूक्लियस व्हिच फॉर्म 3 डायमेंशनल, ठीक है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इस तरह से जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह के 3 डायमेंशनल मोशन करते हैं तो बहुत सारे ऑर्बिटल्स बनेंगे और ऑर्बिटल्स की झुंड के कारण, भीड़ के कारण न्यूक्लियस के चारों तरफ एक प्रकार का क्लाउड बना दिखाई देता है, एक प्रकार का बादल सा बना दिखाई देता है। और उसी को हम बोलते हैं एटम का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। मतलब कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी भी स्थान पर त्रिविमीय गति करता है, जैसे हवा से भरे गुब्बारे में एक मक्खी घूमती है। इस तरह की गति से एक त्रिविमीय क्षेत्र बनता है जहां उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है और इस तरह जिसे हम क्या बोलते हैं, कक्षक। बहुत से इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो बहुत सारे कक्षक बनते हैं और उन कक्षकों की झुंड से ही इलेक्ट्रॉन के जो है एक इलेक्ट्रॉन का अभ्र बन जाता है नाभिक के चारों ओर। इसी के कारण परमाणु का त्रिविमीय स्वरूप बनता है। हम इस तरह समझ सकते हैं कि यह न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरह से इस तरह की क्या करते रहते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन। और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह का मोशन करते हैं, जैसे बहुत सारी मधुमक्खियां एक ही जगह पर जो है घूमने लगे, तो एक प्रकार का झुंड सा दिखाएगा और एक प्रकार का क्लाउड सा, जस्ट वैसा ही क्लाउड न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से बना हुआ दिखाई देता है और ये एटम का क्या बन जाता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो समझ गए ना कि जो एटम 3 डायमेंशनल बॉल शेप है वो एक्चुअल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का न्यूक्लियस के चारों तरफ 3 डायमेंशनल मोशन के कारण है और इस तरह का एक बॉल शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो पहले आप इसे नोट करें। अब हम आते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में क्या किया गया है कि ये जो एक क्लाउड से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है एटम का, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इस क्लाउड में, तो उसके किसी एक पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, उस 3 डायमेंशनल रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको बताया गया है इस इक्वेशन में।
ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो कि डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू निकाला गया है, उसके द्वारा ही इसको ड्राइव किया गया है। तो ये क्या बताता है कि एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की, जो इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो उसके मोशन के कारण इस तरह से उसका एक वेव मोशन होता है, तो उस मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन के जो मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है एक्स वाई जेड एक्सिस में, वो इस इक्वेशन से बताई गई है। तो आपको ये इक्वेशन याद रखना है, इसका काफी बड़ा डेरिवेशन है तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। फिर हम इनमें से ये जो ऑपरेटर लगे हुए हैं डी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसी तरह से वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का, इस पूरे ऑपरेटर की जगह एक नया ऑपरेटर लिया गया है जिसे बोला गया है लाप्लासियन ऑपरेटर। तो हम इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस तरह से ये इक्वेशन बन गया और आगे इसी को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से बढ़ाते जाएं तो हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है ये वाली, मतलब आप इसमें ये जो फंक्शन, ये जो आप देख रहे हैं इतना जो टर्म है उसकी जगह किसका यूज किया गया है h। यहाँ पर ये टोटल एनर्जी ऑपरेटर है या इसी को बोलते हैं हैमिल्टनियन ऑपरेटर। ये एक इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जो होती है किसी भी ऑर्बिट में, जो कि जैसे बोर थ्योरी में निकाला गया है, उसी को बताने वाला एक प्रकार का एक क्या है, ये टर्म है, तो इसलिए यहाँ पर यूज किया गया। तो ये एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक नया फॉर्म होता है, क्योंकि ये टोटल एनर्जी है जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर है, तो हम इनको ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको बोला गया काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, तो ये भी एक क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो यहाँ पर अब हम साई के बारे में अलग से लेंगे, तो इस तरह से एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, एक हैमिल्टनियन ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या है, एक लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, इन्हीं को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। तो समझ गए ना कि ये इक्वेशन एक 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी को बताता है, अर्थात एक त्रिविमीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक्स वाई जेड एक्सिस पे कहां पर ज्यादा समय रहेगा, कहां अपना ऑर्बिटल बनाएगा, उसी से रिलेटेड है ये इक्वेशन। तो ये लिख लें, ठीक है। अब हम आते हैं कि साई क्या है यहाँ पर। तो साई कहलाता है वेव फंक्शन, तरंग फलन। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से एक वेव मोशन में होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की वेव बन रही है इसके एम्पलीट्यूड को बताने वाला फंक्शन ही क्या कहलाता है, साई। समझ गए ना कि इट रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, इलेक्ट्रॉन वेव। इट मे हैव पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, ठीक है। द पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट द वन फेज एंड नेगेटिव साइन सेकंड फेज। मतलब इसमें जो ये इसकी वैल्यू है पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो इसका जो ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन है ये केवल वेव की वन फेज और अनदर फेज को बताता है, ना कि चार्ज को। तो समझ गए बच्चों कि ये जो साई है ये इलेक्ट्रॉन, समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम है। क्या है, इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम है जो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, हो सकता है, ठीक है। और इसका ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है ये कोई चार्ज को नहीं बल्कि वेव के दो फेज को बताता है। अब आता है कि ये किसका फंक्शन है, तो ये एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट्स हैं और टाइम, जिस टाइम इंस्टेंट में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा होता है उनका फंक्शन है। क्योंकि एक्स वाई और जेड जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस तरह से रिलेटेड हैं एक नए, मतलब इन फंक्शन से, जहां आर क्या कहलाता है, रेडियल वेव फंक्शन, मतलब है कि आर यहां से न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन जहां पर घूम रहा है उसका रेडियल वेव फंक्शन एक रेडियल डिस्टेंस को बताता है। ठीक इसी तरह से आप देख रहे हैं ये एंगल जो एंगुलर मोशन हो रहा है, एंगुलर मोशन के ये एंगल्स के को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंगल यहाँ का है और ये एंगल इस तरह से, तो ये इनसे मैथमेटिकली इस तरह से रिलेटेड है। तो हम साई को इन फंक्शंस के बेस पर देखें तो टोटल जो होता है, एक तो यही क्वेश्चन आता है कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन है वो कितना होता है। तो ध्यान रखें कि एक रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है, ये कहलाता है इसका रेडियल वेव फंक्शन और ये कहलाता है इसका एंगुलर वेव फंक्शन। मतलब रेडियल वेव फंक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस घटती बढ़ती है,
उससे रिलेटेड जो वेव बनेगी उससे रिलेटेड है, और ये इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोशन जिसके कारण इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है, एक जो है जो ऑर्बिट बनाता है, उससे रिलेटेड जो है वेव होती है उसको बोलते हैं एंगुलर वेव फंक्शन। तो टोटल ये तो एक तो ये याद रखना है। अब अगर हम क्वांटम नंबर से रिलेटेड आए तो जो रेडियल वेव फंक्शन है वो n और l क्वांटम नंबर से रिलेटेड है, और जो इसका ये वाले दो वेव फंक्शन है एंगुलर वो l और m और n इस तरह से रिलेटेड है। समझ गए ना? तो इस तरह से टोटल अगर हम जो ये वेव फंक्शन है इसको हम क्वांटम नंबर के बेस पर देखें तो उनको कैसे लिख सकते हैं मैं उनको भी लिख के बताता हूँ, पहले आप इसे नोट कर लें। तो आप समझ गए होंगे कि ये वेव फंक्शन एक वेव के एम्पलीट्यूड अर्थात आयाम को बताता है, वो मैथमेटिकली किससे किस तरह से एंगल्स, ठीक है, रेडियल जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से उससे किस तरह रिलेटेड है वो ये याद रखना है। तो आप इसे नोट करें। अब देखो जो साई है वो n l m, या हम ये कहें r फाई थीटा फाई, इनके बेस पर इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। r n l मतलब है रेडियल वेव फंक्शन जो कि रेडियल डिस्टेंस से रिलेटेड है, और ये h जैसा लिखा हुआ है ये सिंबल जो है वो फाई को रिप्रेजेंट करता है, ये डिपेंड करता है l और m पर, और ये जो हमारा ये थीटा है और ये क्या है फाई, ये दोनों एंगुलर जो ठीक है वेव फंक्शन को बताते हैं रेडियल वेव फंक्शन। तो आप देखेंगे कि जो साई है वो 3 क्वांटम नंबर से रिलेटेड है n l m, फोर्थ क्वांटम नंबर यहाँ पर s का यूज नहीं हुआ। मतलब है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में केवल 3 ही क्वांटम नंबर आते हैं, 3 ही क्वांटम नंबर उससे डिस्कवर्ड हुए हैं n l और m, फोर्थ क्वांटम नंबर स्पिन का इससे कोई रिलेशन नहीं है। और किसी भी ऑर्बिटल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो साई n l m से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कोई भी ऑर्बिटल बनेगा तो उसका साइज क्या है, शेप क्या है और उसका ओरिएंटेशन क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। उसमें इलेक्ट्रॉन हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है इस तरह से। तो इसलिए साई n l m, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल और m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ साई 210, तो 2 मतलब है सेकेंड ऑर्बिट का, 1 का मतलब है l मतलब p ऑर्बिटल हो गया, और 0 का मतलब z वाला। ठीक इसी तरह 320 मतलब 3, 2 मतलब d और 0 मतलब z स्क्वायर वाला। तो इसी तरह से कोई भी ऑर्बिटल, तो इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में आते हैं। आपको एक साइन करके ऐसा लिखेगा, बोले कौन सा ऑर्बिटल बताता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ध्यान रखें m की वैल्यूज मैंने आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में अच्छी तरह से बता दी थी, आप वहां से याद रखें। अब हम आते हैं कि साई और r न्यूक्लियस से डिस्टेंस के बीच का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो जो न्यूक्लियस होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा समय रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन में क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो अट्रैक्शन के कारण यहाँ पर ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वेव जो है वो ज्यादा एम्पलीट्यूड रखता है। तो अगर हम न्यूक्लियस से डिस्टेंस के बीच में ग्राफ लें, चाहे इस डायरेक्शन में चाह रहे हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, और इस तरह से एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां 0 हो जाएगा, उसको बोलते हैं नोड। तो ये फर्स्ट टेस्ट के लिए। अगर हम 2s का स्टार्ट करें तो वो इस तरह का ग्राफ आएगा जिसमें निगेटिव ही क्या आ रहा है एम्पलीट्यूड। तो इस तरह का, या हम इस डायरेक्शन में चले तो बिल्कुल ऐसा ही इस तरह ग्राफ आ जाएगा। इसी प्रकार 3s का चलेंगे तो ये फर्स्ट टेस्ट, तो 3s में आप देखोगे पहले फर्स्ट टेस्ट का आएगा, 2s का आएगा और फिर क्या आ जाएगा 3s, मतलब इस तरह का ग्राफ आएगा कि जो फर्स्ट टेस्ट और 2s दोनों को जोड़ रखा है और तीसरे का। तो इस तरह से साई वहां का और r के बीच का ग्राफ होगा। अगर हम 2p में जाएं, ये किसके लिए है 2p के लिए, तो चूंकि p का जो वेव फंक्शन है p न्यूक्लियस के पास में नहीं होता, p ऑर्बिटल 1p नहीं होता, 2p न्यूक्लियस से दूर से स्टार्ट होता है। तो अगर हम साई ठीक है और r के बीच में ग्राफ लें तो इस तरह से आएगा कि न्यूक्लियस से जैसे थोड़ा दूर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम हो जाएगा, फिर उसके बाद p ऑर्बिटल धीरे धीरे फिनिश होता जाएगा और उस तरह से ये ग्राफ आएगा। इसी प्रकार से d के f के इस तरह से बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर साई और r के बीच के ग्राफ है तो वो इस तरह से बनेंगे। तो समझ गए होंगे कि जो साई है वो n l और m पर डिपेंड करता है, ऑर्बिटल इन्हीं से बनता है साई के n l m के बेस पर, और इस तरह से इनके ये ग्राफ आपको बताने हैं। समझ गए ना? तो इसे आप नोट कर लें।
अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम साई स्क्वायर और आर के बारे में पढ़ेंगे और मोड के बारे में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो आप इसे नोट करेंगे।